डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट। कंपोनेंट का पीडी डिफाइन करना है, वोल्टेज, पीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के लिए हमने एक ही डिस्क्रिप्शन लिखी थी, आपको याद होगा। हम वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस उसने कहा है। अगर कोई और किसी और तरह से डिफाइन करना चाह रहे हैं आप, तो उसका एक और वे यह था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q या E अपॉन Q। ये इक्वेशन लिखें, E को डिफाइन करें ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल, Q को डिफाइन कर दें यूनिट चार्ज, इस तरह से कर दें। तो ये बात तो एक ही है, दैट्स व्हाई मैंने बजाय उसके मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स में ही इसको डिफाइन कर दिया। तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। The variation with potential difference of current I in semiconductor diode is as shown। ये सेमीकंडक्टर डायोड का उसने IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दिया है, और हमने जो क्लास में ड्रॉ किया हुआ है ग्राफ, अगर मैं उसको यहाँ पर ऐड करूँ तो उसमें हमने इसके साथ यहाँ पर इस तरह से कुछ ऐड किया था, और फिर हमने कहा था कि ये यहाँ पर ये कुछ ऐसा होगा। ये दो पोर्शंस थे, आई होप आपको याद आ रहा होगा। ये रिवर्स बायस का पोर्शन था, और ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बायस का। याद आ गया? तो बहरहाल इसमें अब देखते हैं ये पूछते क्या है। तो ये इसने ग्राफ दिया हुआ है, use figure 6.1 to describe qualitatively the resistance of the diode in the range 0 to 0.25। in the range resistance of the diode आपको बताना है, और रेंज है 0 से 0.25। तो 0 से 0.25 का जो रेंज है, एक मिनट बेटा मैं एक मैसेज कर दूं। जी बेटा, तो ये 0 से 0.25, तो ये समवेयर यहाँ पे 0.25 है इस। तो ये करंट आपके पास यहाँ पे 0 है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। तो फर्स्ट करते हैं 0.25 वोल्ट ले लेते हैं, तो V को अगर मैं 0.25 रखूं तो करंट 0 है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से आंसर बताओ, व्हाट्सएप करो बेटा आंसर। ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर आ गया इंफिनिटी। तो इस रीजन में, जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ये रेड से, ये वो रीजन था जिसकी वो एग्जाम में बात
करंट जीरो है, वोल्टेज तो है, करंट जीरो है, तो आंसर आपके पास जो है अनडिफाइंड आ रहा है, इन्फिनिटी। द वेरिएशन इफ एनी इन द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एज V changes from 0.75 वोल्ट टू 1 वोल्ट। 0.75 वोल्ट से 1 वोल्ट के दरमियान में आपको जो है देखना पड़ेगा। 0.75 इज हियर और 1 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो करंट जो इंक्रीज हो रहा है इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे ये ग्राफ, ठीक है, तो करंट जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है वोल्टेज के साथ बढ़ने से। तो एनी सजेशन, वेरिएशन if any in the resistance of diode as V changes from 0.75 volt to 1 volt। कोई वेरिएशन का इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आपके पास करंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो हम 1 मार्क क्वेश्चन है तो हम लिख देते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीजेस as PD increases। उसने पीडी की टर्म में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दैट्स व्हाई मैंने पीडी की टर्म में ही बताया। पीडी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, करंट की टर्म्स में नहीं आंसर करेंगे। सही है। नेक्स्ट पार्ट, a battery of EMF 12 volt is negligible and negligible internal resistance is connected to a uniform wire XY। ये यूनिफॉर्म वायर है XY। a fixed resistor variable resistor as shown in figure 6.2। तो ये वायर कनेक्टेड है, ये फिक्स्ड रेजिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। द फिक्स्ड रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। The current in the battery is 2.7 ampere and the current in a fixed resistor is 1.5 ampere। Calculate the current in the resistance wire। तो resistance wire का हमें करंट फाइंड करना है। तो let this current be I। यहाँ पर जो करंट जा रहा है let this be I1 और ये जो करंट है हमारे पास ये I2 है। तो इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग एट X is I and leaving is I1 plus I2, ठीक है। तो I हमारे पास जो अराइव कर रहा है दैट इज 2.7, I1 इज अननोन एंड I2 इज 1.5। तो 2.7 माइनस 1.5 इज I1। तो I1 आपके पास आ गया 1.2 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर करंट की कैलकुलेशंस हो गई, बड़ा आसान काम था। तो बेटा ये आ गया आपके पास 1.2 एम्पियर। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसका करंट है लेट दिस बी R1, लेट दिस बी R2। इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है और ये जो 12 वोल्ट है लेट दिस बी V। ये हमारे पास है। हमें R2 जो है उसका रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अगर मैं इसे फाइंड करना चाहूँ तो यू कर लेते हैं, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 किसके इक्वल होगा I2 इंटू R1 और V2 किसके इक्वल होगा I2 इंटू R2। ऐसे ही है V इज इक्वल टू IR। तो इसका जो वोल्टेज है दैट इज I2 इंटू R1, ये करंट I2 आ रहा है इंटू R1 और इसका जो वोल्टेज होगा I2 इंटू R2 और टोटल वोल्टेज V हमारे पास 12 वोल्ट। तो ये सारी वैल्यूज रख के हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये टोटल वोल्टेज हमारे पास ये 12 है बेटा। I2 की वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू R1 है 5 ओम
दिस इज 1.5 इंटू R2 वेरिएबल की रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा R2 आपके पास, तो कैलकुलेट कर दे भाई, 1.5 इंटू 5 7.5 12 माइनस, तो प्लीज कैलकुलेट कर दे बेटा। जी, ये 3 ओम आ गई। जी बेटा, 3 ओम आ गई, तो ये रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम। डिफरेंट वेज है, मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया, हर एक की अपनी अप्रोच है, आप डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर, पोटेंशियल डिवाइडर से सॉल्व कर सकते हैं आप, इसका पीडी फाइंड कर लेते हैं, उसको 12 में से माइनस करके इसका पीडी आता, उससे फाइंड कर सकते, बहुत सारी अप्रोचेज है, मुझे ये आसान लग रही थी, मैंने इससे फाइंड कर दी। नेक्स्ट पार्ट, वायर एक्स वाई हैज लेंथ ऑफ 2 मीटर, point Z on the wire is a distance of 1.6 meter from point X. The fixed resistance is connected. Fixed resistor is connected to the variable resistor at point W. हमें देखना पड़ेगा. Wire X has a length of 2 meter. तो ये जो है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया ताकि हम साथ साथ समझ सकें। तो ये कह रहे हैं कि वायर जो हमारे पास है एक्स वाई, इसका ये एक्स वाई कंप्लीट वायर है, इसका लेंथ जो है दैट इज 2 मीटर। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, लेंथ एक्स वाई दैट इज 2 मीटर, point Z on the wire is at a distance of 1.6 meter from X. So XZ is 1.6 meter, और the fixed resistor is connected to the variable resistor at point W. ये पॉइंट W उसने मेंशन किया, यहाँ पे फिक्स रेजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये W उसने पॉइंट चूज किया। अब वो कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन W एंड Z आप फाइंड करें। अच्छा, ये हम क्लास में जब प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो उस वक्त मैं दो पॉइंट्स के बीच में यू वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता था और मैं आपको कहता था बेटा इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालो। ये बेसिकली यही चीज कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस W और Z के दरमियान फाइंड करने का मतलब ये है कि अगर वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया जाए तो उसकी रीडिंग फाइंड कर लें। अब उसकी स्ट्रेटेजी हमारी क्या होती थी, हमारी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि हम यहाँ पर जो Z पे जो VZ है हम उसको फाइंड करेंगे और VW को फाइंड करेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। यही है ना बेटा, याद आ रहा है क्लास में हमने काम किया हुआ है। अगर मैं यहाँ लिख दूं VWZ इज इक्वल टू VW माइनस VZ, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है आपके पास इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, इसमें भी देखना ये पड़ेगा कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। तो पहले मैं यहाँ पर आपके लिए यूं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो लार्जर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर को मैं बाद में माइनस करूंगा, ठीक है ना। अभी बाद में फिर मैं इस इक्वेशन को इरेज भी कर दूंगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका, वो पीडी को फाइंड करने का। तो अब सबसे पहले वी जेड की वैल्यू फाइंड करते, फिर हम वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करते, ठीक है। और अगर आप इसको एक और तरह से सोचना चाहें तो इस सर्किट को आप यूं भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं तो आप इसको यूं भी सोच सकते हैं कि ये आपके पास बैटरी है, ये आपके पास वायर की जगह मैं दो रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपके पास है एक्स जी रेजिस्टर और ये आपके पास है जी वाई रेजिस्टर, यानी मैंने इसको एक रेजिस्टर बना लिया
और ये जो वायर का रिमेनिंग पोर्शन है इसको एक रेजिस्टर बना लिया। ये दो रेजिस्टर्स आ गए और इनसे पैरेलल में ये R1 और ये वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड है। अब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है। ये पॉइंट आपका Z है और ये पॉइंट आपका W है। ये बेसिकली इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो मेरा ख्याल है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम फाइंड कर सकते हैं। हमने ऐसी सिचुएशन सॉल्व की हुई है क्लास में प्रैक्टिस करते हुए। तो अब हम इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं बेटा। कैसे वर्किंग करें? अब हमारे पास इक्वेशन होती थी पोटेंशियोमीटर वाले केस में हमने पढ़ा था दैट V1 अपॉन L1 इज इक्वल टू V2 अपॉन L2। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं Vxy अपॉन Lxy इज इक्वल टू Vxz अपॉन Lxz। अब मैंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? मैंने स्ट्रैटेजी ये डिवाइस की है, यहाँ पे भी सोचा है कि क्यों ना मैं इस x और z का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लूं, इसकी वोल्टेज फाइंड कर लूं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा। तो Vxy पूरी वायर के अक्रॉस कितने वोल्ट लगे हुए हैं? 12 वोल्ट लगे हुए एक्स वाई के क्रॉस। ऐसी है ना बेटा, पूरी वायर इस 12 वोल्ट से पैरेलल में। तो इसका मतलब Vxy आपके पास 12 है। इट्स कंप्लीट लेंथ इज 2 मीटर। Vxz इज नॉट नोन। Lxz इज 1.6। ये हमने यहाँ पे लिखा भी था। ये Lxz आपके पास 1.6 है, Lxy 2 मीटर। अब यहाँ से Vxz हमने फाइंड कर लेना है। तो 12 इंटू 1.6 अपॉन 2, ये अब हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? नाइन पॉइंट सिक्स बता रहे बच्चे। ठीक है बेटा, तो ये 9.6 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो अब आपको इस वाले पे मैं समझा देता हूँ। इसका पीडी है 9.6 वोल्ट। यही पॉइंट किया ना Vxz। ये Vxz मैंने आपसे फाइंड कराया। अब ये बेटा बैटरी यहाँ पे लगी हुई है 12 वोल्ट की। तो हम यही सोचते थे ना, पॉजिटिव टर्मिनल से ये 12 पिज्जा लेकर आ रहा है और ये पॉइंट आपका आ गया x। तो x पे इसके पास 12 है, 12 वोल्ट्स है, 9.6 यहाँ डिलीवर करेगा। तो वोल्टेज एट z क्या आ जाएगी बेटा? तो बताओ मुझे, माइनस करके 12 माइनस 9.6 करो, क्या आंसर आएगा? ये आ गया 2.4। ठीक है, इस जगह पे वोल्टेज कितनी है? 2.4 वोल्ट। सही है? तो मसला इसमें जी बेटा, अब हमारे पास 2.4 आ गया इसका। अब ये हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड फेज में आ जाए। अब सेकंड फेज में हमें वी डब्ल्यू फाइंड करना है। हमने वी जेड, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो वोल्टेज एट जी इज इक्वल टू 12 माइनस 9.6, दैट इज 2.4 वोल्ट। ठीक है, अब बेटा वी जेड तो मैंने फाइंड कर लिया है। अब मुझे वी डब्ल्यू जो है वो फाइंड करना है, दिस वन, ये वाला। अगेन, अब आपके पास पीडी तो इसका आपको पता लग जाएगा ना यहाँ पे। ये देखो, इस जगह पे पीडी देखो कितना बनेगा, 5 इंटू 1.5, तो ये बनेगा 7.5। इसका पीडी है 7.5 वोल्ट। यहाँ पे कितने वोल्ट्स हैं? 12 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, इस वाले सर्किट पे मैं सॉल्व करता हूँ। इसका पीडी है 7.5 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट में से 7.5 यहाँ डिलीवर हुए, तो रिमेनिंग VW कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करके प्लीज बताएं मुझे। 4.5। तो 4.5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब बेटा आपको
W और Z के दरमियान जो PD है वो फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी वर्किंग शो कर देता हूँ। तो VW इज इक्वल टू 12 माइनस 7.5, तो दिस इज 4.5 वोल्ट। तो potential difference between W and Z is VWZ, that is equal to larger value is 4.5, smaller value is 2.4, तो 2.4, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर हमारे पास आ गया 2.1 वोल्ट। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.1 वोल्ट। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग्स कैलकुलेट करना सिखाई हुई है आप लोगों को। वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कोई नई चीज आपको ऐसा नजर नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे उसने वायर लगा दी है। क्लास में मैं जो सॉल्व करता रहा हूँ उसमें मैं इस तरह के रेजिस्टर्स लगाता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से रेजिस्टर्स हमने लगाए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज हमें ये नजर आया कि इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर्स एक साइड पे उसने यहाँ वायर लगा दिया। अब हमें जेड के ऊपर इसका वोल्टेज निकालना था, तो पहले हमने एक्स वाई का वोल्टेज और लेंथ यानी रेशियो को यूज किया, पोटेंशियोमीटर वाली रेशियो को यूज किया, और यहाँ से हमने इस वायर का एक्स जेड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। फिर उसको 12 में से माइनस किया तो जेड पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो हमारे पास आ गया, दैट इज 2.4 वोल्ट। उसके बाद हमने डब्ल्यू के लिए किस तरह से फाइंड किया, हमारे पास R1 का पोटेंशियल डिफरेंस हमने 1.5 इंटू 5 7.5 कैलकुलेट कर लिया। 12 वोल्ट में से 7.5 को माइनस किया तो हमारे पास W का पोटेंशियल आ गया, दैट वाज 4.5 वोल्ट। फिर हमने इन दोनों के पोटेंशियल्स को माइनस किया तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया 2.1 वोल्ट। तो प्रोबेबली इसमें कोई इशू नहीं है, हमें ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन देखते हैं। The resistance of variable resistor is now increased. अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई by considering the current in every part of the circuit. State and explain whether the total power produced by the battery decreases, increases or stays the same. The resistance of variable resistor is increased. ये increase हो गई variable resistor की resistance by considering the current in every part of the circuit. हमें ये बताना है कि हमारे पास बैटरी के ऊपर जो उसकी पावर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब हम सर्किट को एक दफा देख लेते हैं बेटा। ये हमारे पास बल्कि यहाँ तस्वीर लगी हुई है। तो ये हमारे पास जो है वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को उसने क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज। ओके, तो ड्यूरिंग आवर क्लासेस जब हम पोटेंशियल डिवाइडर्स पढ़ रहे थे तो हमने इस तरह के सर्किट्स ड्रॉ किए थे। यहाँ वेरिएबल रेजिस्टर लगाया था और ये हमारी बैटरी आ गई V, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो हमने आपको ये कहा था कि बेटा ये हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ऐसे ही है टोटल वोल्टेज यानी बैटरी की वोल्टेज सम ऑफ V1 एंड V2 इनके सम के बराबर होगी दोनों वोल्टेजेस के। फिर हमने आपको कहा था कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में आपने सोचना है V इज प्रोपोर्शनल विद R। ठीक है, ये बात हमने सोची थी। अब आप सोचें, फर्ज करते हैं यहाँ पे अब हम लॉजिक्स अप्लाई करते हैं। अब क्लास को रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको। फर्ज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R2 इसको डिक्रीज किया। जब R2 डिक्रीज होगी तो वेरिएबल रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी V2 डिक्रीज हो जाएगा। जब V2 डिक्रीज होगा, ये V बेटा बैटरी की वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज नहीं हो रही। तो टू कीप दिस टोटल वोल्टेज कांस्टेंट, अगर V2 डिक्रीज होगा तो V1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है।
तो कैसे हुआ, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मैंने डिक्रीज किया तो इसका पीडी V2 वो भी डिक्रीज हो गया, और जब V2 डिक्रीज हुआ तो V1 क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। ऐसे ही है ना, तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब इसको अदर वे राउंड सोचो, अगर फर्ज करते हैं हम यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास V2 बढ़ जाएगा, जब V2 बढ़ेगा तो V1 अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। ये तो सीरीज के अंदर एक बात थी, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रही होगी। जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो ये है कि वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज करने से न सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टर के क्रॉस पीडी चेंज होता है, उसके एडजेसेंट जो होता है उसका पीडी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यही कुछ मेरे जहन में से जो आइडिया आ रहा है उसके हिसाब से सोचते हैं। तो अब उसने कहा है कि यहाँ पर जो वेरिएबल रेजिस्टर है, इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को उसने इंक्रीज किया, R2 को उसने इंक्रीज किया। जब R2 को वो इंक्रीज करेगा तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट है वो करंट क्या हो जाएगा, ओवरऑल वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी बात समझ गए, I इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद R, यू इंक्रीज दैट R, तो करंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी I2 करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, I2 करंट जो है, I2 करंट डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अब इस एक्स वाई ब्रांच को सोचें, इस वाली ब्रांच को। अब ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, देखें I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, इसका पीडी वो 12 है, इसकी जो भी रेजिस्टेंस है वो R वही की वही है, तो इसका करंट तो चेंज नहीं होगा ना, I1 विल रिमेन अनचेंज, I1 के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट हम इसी बात पे लिख लेते हैं कि वायर की रेजिस्टेंस के लिए कमेंट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो करंट है, करंट इन द वायर would remain same, यानी करंट इन द वायर, इसको मैंने लेबल किया हुआ है I1 से, ये मैंने I1 ब्रैकेट में लिख दिया, वुड रिमेन सेम, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे क्या हम बताते हैं, हम अब सेकंड ब्रांच पे आ जाए। अब इसके ऊपर कमेंट करते हैं, इस ब्रांच में क्या हुआ, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ी, उससे इस ब्रांच का करंट I2 जो है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। तो अब हम इसके ऊपर कमेंट कर लेते हैं, the current through variable resistor and fixed resistor would decrease due to increase in resistance of variable resistor। ठीक है, दोनों ब्रांचेस के करंट्स पे हमने उसने कहा ना उनके करंट्स को कंसीडर करते हुए आपने कमेंट करना, तो मैंने दोनों ब्रांचेस के करंट के ऊपर कमेंट कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। अब आपके पास जो है करंट फ्रॉम बैटरी, बैटरी का करंट को बेटा मैंने किससे डिनोट किया हुआ है, आई से डिनोट किया हुआ है, बैटरी आई। अब वो डिक्रीज, अब भाई ये डिक्रीज कैसे होगा, देखो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो जो करंट थ्रू वेरिएबल रेजिस्टर एंड फिक्स रेजिस्टर है, ये करंट कौन सा करंट था बेटा, ये करंट था I2, I2 डिक्रीज कर जाएगा, I1 वुड रिमेन अनचेंज, I1 सेम रहेगा, I2 जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो बेटा अगर
डिक्रीज करेगा और I1 जो है वो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल बैटरी का करंट क्या हो जाएगा? बैटरी का करंट डिक्रीज कर जाएगा। समझ गया? तो बैटरी करंट वो डिक्रीज। ये बात समझ में आ गई किस तरह से मैंने सोचा है? अब आपके पास सिंस पावर इज इक्वल टू VI, V बैटरी का जो वोल्टेज है V इज कांस्टेंट विच इज 12 वोल्ट, उस पर तो कोई फर्क नहीं आ रहा। तो V इज कांस्टेंट, दैट मींस P इज प्रोपोर्शनल विद I। पावर और करंट जो है एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट कर गए। तो एज बैटरी करंट I decreases, the power produced by battery would decrease। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से सारे आर्गुमेंट को सोचते हैं। हमारे पास सर्किट के अंदर दो ब्रांचेस थी, एक ये वायर वाली ब्रांच है, इसके अंदर करंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये करंट I1 था, क्योंकि न तो वायर की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है ना इसके क्रॉस PD चेंज हो रहा है, तो ये तो आपके पास करंट अनचेंज रहेगा। वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आपने बढ़ाई, इसकी वजह से इस ब्रांच का जो करंट I2 है, ये करंट I2 डिक्रीज कर जाएगा। अब ओवरऑल जो बैटरी से करंट आ रहा है उस पर क्या इफेक्ट आएगा? तो हमने कहा कि यार अगर I2 डिक्रीज करेगा और वायर का करंट I1 तो कांस्टेंट है, तो I2 डिक्रीज करेगा, तो ये आपके पास बैटरी का करंट I जो है वो क्या हो जाएगा? ओवरऑल वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमें पता लग गया। अब बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अब हमें पता है कि P इज इक्वल टू VI है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज कांस्टेंट, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? P इज प्रोपोर्शनल विद I। तो जब बैटरी का करंट डिक्रीज करेगा तो बैटरी जो पावर प्रोड्यूस कर रही होगी वो क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि ये किस तरह से हमने इसको आंसर किया है? तो बेटा इसमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो ये आइसोटोप्स हैं एक्स एंड वाई। न्यूक्लियस एक्स इज अनस्टेबल, emits बीटा पॉजिटिव पार्टिकल टू फॉर्म न्यूक्लियस जेड। ये न्यूक्लियस जेड को फॉर्म कर रहा है। तो कुछ लोगों को अभी मैंने ये पढ़ाना है, ये रिएक्शन जो यहाँ होगा, बहरहाल इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो by comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge of nucleus X is less than, same or greater than the charge of, पहले आपको Y के साथ कंपेयर करना है और फिर Z के साथ कंपेयर करना है। तो अब आप इसको जरा सोचते हैं, हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसके हिसाब से। तो हमारे पास दो न्यूक्लियस है X और Y, और ये दोनों आइसोटोप्स हैं। X जो है वो डिके करता है बीटा पॉजिटिव और Z बना देता है। ठीक है, अब बेटा अगर X और Y को कंपेयर करें पहले आइसोटोप्स में, तो अगर फर्ज करते हैं इसका न्यूक्लियॉन नंबर A1 है, इसका न्यूक्लियॉन नंबर A2 है, दे वुड हैव सेम प्रोटॉन नंबर। तो दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम है, तो इसका मतलब दे बोथ वुड हैव सेम चार्ज। उसने यही कहा है ना, आपने प्रोटॉन नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन करना है कि उन एक न्यूक्लियस एक्स के कंपैरिजन में उनका चार्ज सेम है, लेस है, ग्रेटर है, ये आपने कंपेयर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोथ वुड हैव सेम चार्ज एज प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम।
बेटा न्यूक्लियस जी को सोचते हैं, जब भी बीटा पॉजिटिव डिके होगा, तो जब आपके पास बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है तो क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोबेबली जो नेक्स्ट क्लास होगी जिन लोगों की न्यूक्लियर की, उसमें ये हम पढ़ाएंगे आपको, ये वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आएगा। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में ये रिएक्शन में क्या चेंजेस आती हैं, तो बीटा पार्टिकल जब भी इमिट आउट होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये इसके साथ ये इक्वेशन बनेगी 0+1 प्लस ये आपके पास न्यूट्रिनो इमिट आउट हो। तो अब बेटा ये अगर फर्ज करते हैं ए है और ये जी है, तो यहाँ पर ये ए वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा z-1। ठीक है, यानी अगर मैं आपको कहूँ, चले मैं नंबर्स रख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। से दिस इज 100 एंड दिस इज 50। तो अब इसने बीटा डिके किया तो ये तो 100 ही रहेगा और ये आपके पास हो जाएगा z-1 49। तो अब प्रोटॉन नंबर्स को कंपेयर करो z के और x के। तो x का चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है z के मुकाबले में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो दूसरा कमेंट था न्यूक्लियस z से आपने कंपेयर करना है, तो हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x greater than number of protons in z। तो अब क्या कमेंट होना चाहिए, चार्ज ऑन x is greater than z। ठीक है, ये हमारा कमेंट बन गया। हमारा 1 मार्क यहाँ पे आ गया और 1 मार्क हमारा यहाँ। आई होप इसमें कोई मसला नहीं है हमें। तो नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। Hadrons can be divided into two groups, P and Q. Group P is baryons और जो आपके पास दूसरा ग्रुप है उसका नाम उसने पूछा है। तो आज भी क्लास में मैं यही पढ़ा रहा था कि आपके पास जो हेड्रॉन्स हैं वो जब डिवाइड होंगे तो वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, एक कहलाते हैं बैरियंस और एक कहलाते हैं मेसॉन्स। बैरियंस में फेमस बैरियन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और मेसॉन्स में मैंने कहा था पाई मेसॉन और के मेसॉन्स है, यानी पायोन और केऑन्स कहते हैं। तो ये हाइड्रॉन्स की क्लासिफिकेशन की बात ही कर रहा है। स्टेट द नेम ऑफ द ग्रुप क्यू। एक तो उसने बैरियन खुद बता दिया है ना, यहाँ पे पी को उसने कहा है कि बैरियन है, तो क्यू बताना है, तो क्यू अल्टीमेटली मेसॉन्स होंगे। Describe in general term the quark structure of hadron that belongs to group Q। अब देखो बैरियंस के बारे में हमने कहा था कि बैरियंस जो होते हैं वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। यानी अगर प्रोटॉन को अगर आप सोचेंगे तो ये अप डाउन क्वार्क से मिलकर बनेंगे, अगर आप न्यूट्रॉन को सोचेंगे तो अप डाउन डाउन क्वार्क से मिलकर बनेंगे। मेसॉन्स के लिए हमने कहा था कि ये 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं और इन 2 क्वार्क्स में भी एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा। तो अब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 2 क्वार्क्स।